आज हम लोग नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बारे में स्टडी करेंगे। ये नाभिक का द्रव्यमान क्षति क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में मास डिफेक्ट कहते हैं, मास डिफेक्ट। ठीक है, और ये बड़ी ही आसान सा आर्टिकल है एक। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है नाभिक के अंदर, अब आप सभी लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर जो नाभिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कौन होते हैं वो, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हमने एक चीज बड़ी अजीब सी देखी। क्या बड़ी अजीब सी चीज देखी गई कि अगर एक नाभिक में कुछ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, हमारे पास एक नाभिक है, बाई चांस मैंने मान लिया उसमें 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं। मैंने मान लिया कि हमारे पास हीलियम का एक न्यूक्लियस है 2He4। तो हीलियम के इस न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल, इस अल्फा पार्टिकल में हम क्या देखते हैं कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। 2 प्रोटॉन्स हैं उसके नाभिक के भीतर, और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 2 ही हमको क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हमको मिलेंगे नाभिक के अंदर। अब हमको, क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रोटॉन का द्रव्यमान भी निकाल चुके हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी हम अलग अलग निकाल चुके हैं, अब हमको पता चला कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है उस नाभिक के भीतर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि इसके नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, अगर हम दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान और दोनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाल के जोड़ दें तो हीलियम के नाभिक का पूरा पूरा द्रव्यमान निकल आएगा, क्योंकि वही 4 लोग तो उसके अंदर हैं। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 4 ही पार्टिकल हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और क्योंकि हमें प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी अलग अलग पता है, हमें न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी अलग अलग मालूम है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान और दोनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाल के आपस में जोड़ दें तो हमें हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। हमने दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिया, दोनों न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान लिया, उनको आपस में जोड़ा, जोड़ के एक द्रव्यमान निकला। इसके बाद हमने बनी बनाई हीलियम ले ली, रेडीमेड। उस हीलियम का नाभिक लिया, उसके नाभिक को हमने फिर से मेजर किया, तौला उसको हमने। जब नाभिक को हमने मेजर किया, जो बना बनाया नाभिक पहले से था, उसको जब हमने मेजर किया तो हमने पाया कि इस बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान कम आया। किससे कम आया? वो जो चारों पार्टिकल्स का द्रव्यमान हमने पहले कैलकुलेट करके पेपर में लिखा हुआ था, उस द्रव्यमान से नाभिक का द्रव्यमान हमको कम मिलता है। तो ये द्रव्यमान कम क्यों मिला? और जितना भी द्रव्यमान हमको कम मिलता है, ये वाले द्रव्यमान को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का एक न्यूक्लियस हमने लिया 8O16। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का हमारे पास एक न्यूक्लियस है 8O16, ये न्यूक्लियस हमने लिया। अब हमने क्या किया, हमने कागज पेन लेके आए और देखा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं 8, कितने न्यूट्रॉन्स हैं 8। तो हमने कागज पेन में हमें एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मालूम है, हमें एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी मालूम है। तो कागज पेन लेकर के हमने 8 प्रोटॉनों और 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान निकाला, उनको जोड़ा, एक कुछ वैल्यू आ गई उसकी। तो अब हम क्या सोचते हैं कि यही वैल्यू किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन के नाभिक की होनी चाहिए। तो ये कैलकुलेट करके हमने रख लिया। इसके बाद एयर में हमको ऐसे ही ऑक्सीजन मिलती है, जो हमने उसका एक नाभिक पकड़ा और उस नाभिक को हमने मेजर किया कि ये कितना होता है। अब देखना ये था कि क्या उस नाभिक का द्रव्यमान, जो रेडीमेड नाभिक हमने लिया है, उस नाभिक का द्रव्यमान जो हमने अभी कागज पेन में कैलकुलेट किया उसके द्रव्यमान के बराबर आता है क्या? तो हमने देखा वो नहीं आता बराबर। रेडीमेड नाभिक का द्रव्यमान हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मास से, जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके द्रव्यमान से, हमेशा उस नाभिक का द्रव्यमान जो नापते हैं वो हमेशा कम आता है। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के जोड़ से
नाभिक का द्रव्यमान जितना भी कम आता है वो वाले द्रव्यमान का नाम हमने रखा द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? थोड़ी सी नहीं समझ आई आपको? आया? कैसे? फिर से मैं एक बार बताऊं। जैसे बाई चांस किसी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो हमने क्या किया? दो काम हम करते थे, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान निकाल के जोड़ के उनके कुछ वैल्यू निकाल ली। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उस नाभिक के भीतर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। हमने द्रव्यमान को जोड़ लिया और हम सोचते हैं कि इतना ही द्रव्यमान उसके नाभिक का आएगा। फिर हमने उसका नाभिक ही ले लिया सीधे, और नाभिक को लेकर हमने उसका द्रव्यमान तौल लिया, उसके द्रव्यमान को हमने मेजर किया, और हम पाते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान आता है वो हमेशा इनके द्रव्यमानों के जोड़ से कम मिला। ये काफी स्ट्रेंज चीज थी कि किसी भी नाभिक में जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन सभी का द्रव्यमान अगर हम जोड़ें तो वो वाला द्रव्यमान ज्यादा आता है, जबकि अगर बने बनाए नाभिक का, उन्हीं से बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान हम निकालते हैं वो वाला द्रव्यमान हमको कम मिलता है, जबकि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स से ही वो न्यूक्लियस बना है, लेकिन इनका द्रव्यमान जोड़ने से ज्यादा आता है और बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान हमेशा हमको कम मिलता है। तो वो जितना कम मिलता है नाभिक का द्रव्यमान, उस वाले द्रव्यमान का हमने नाम रखा द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति को हमने डिफाइन भी किया। देखिए, द्रव्यमान क्षति को अंग्रेजी में मास डिफेक्ट कहा जाता है। मास डिफेक्ट क्या होता है? ये मास डिफेक्ट हमने उसके बारे में डेफिनेशन लिखी कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान सदैव उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। अभी यही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा था, फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है हमने। किसी भी नाभिक का द्रव्यमान, बने बनाए न्यूक्लियस का जो मास होता है, सदैव उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। समझ आई बात आपको? यही अभी हम आपको बता रहे थे। द्रव्यमान की इस कमी को ही, द्रव्यमान में जो ये कमी रहती है, द्रव्यमान में जो डिफेक्ट हमको मिलता है कि अगर बाहर ये 5 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के हैं, नाभिक के ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसा एक दूसरे से अलग 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 है, इनके सब के द्रव्यमान निकाले और हमने जोड़ के उस वैल्यू को अलग रख लिया। अब इन सब को मिला करके हमने एक न्यूक्लियस बना दिया, पांचों को, उन्हीं पांचों को मिला के न्यूक्लियस बना दिया, और इस न्यूक्लियस का द्रव्यमान हमने मेजर किया। तो हम पाते हैं कि वो वाला जब ये अलग अलग थे तब इनके द्रव्यमानों का जोड़ ज्यादा आता था, और जब इन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस बना दिया तो अब इस बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू उस वाले योग से कम आती है। यानी कि क्या जुड़ने में मास डिफेक्ट हो गया, केवल इनके एक दूसरे के नजदीक आकर नाभिक को बनाने में ही द्रव्यमान की इतनी कमी आ गई। तो द्रव्यमान की जो ये कमी आ गई, इसी का नाम हमने रख दिया मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगा, आप गौर से देखिए कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, बने बनाए न्यूक्लियस का जो मास होगा, रेडीमेड न्यूक्लियस का जो मास होगा, सदैव उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। एग्जैक्टली उसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर हमको नहीं मिलता। द्रव्यमान की इस कमी को ही उस नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। द्रव्यमान में जो ये कमी मिलती है उसे हम उस नाभिक की द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने देखो ये भी यहां पर लिखा गया कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक की जो द्रव्यमान क्षति होती है, मास डिफेक्ट होता है, इसे हम काहे से प्रदर्शित किया करेंगे? डेल्टा एम से इसको हम रिप्रेजेंट किया करेंगे। ठीक है,
अच्छा, अब आप ये भी समझते हो कैसे निकाला जाएगा द्रव्यमान क्षति? अगर आप इसको समझ गए हो तो ये आप बता सकोगे मुझे कि द्रव्यमान क्षति को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? बताइए कैसे निकालेंगे आप? मास में जितनी कमी होती है उसी को तो द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो क्या करिए, जितने नाभिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सबके द्रव्यमान निकालिए, इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट से बना बनाया नाभिक ले लीजिए, उसका द्रव्यमान देख लीजिए कितना है। हाँ बिल्कुल सही। फिर क्या करना है, ये जो अलग अलग सबका द्रव्यमान हमने जोड़ के निकाला था, इसमें से बने बनाए नाभिक के द्रव्यमान को क्या कर दो, माइनस कर दो। आप जैसे ही माइनस करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि नाभिक के बनने में द्रव्यमान की कितनी कमी पड़ गई, नाभिक के बनने में द्रव्यमान की कितनी क्षति हुई, ये आपको मालूम चल जाएगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से और लिखावट की है एक्स्ट्रा। जैसे क्या लिखा हमने, देखो, माना किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, Z। परमाणु क्रमांक का मतलब अब आप सभी लोग समझते हैं क्या होता है परमाणु क्रमांक। तो आंसर है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक हमने कितना माना, Z। उसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी मानी, A। ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक Z हो और उसकी द्रव्यमान संख्या A हो तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। नहीं समझ में आया? तथा उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, A माइनस Z। जब हम द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक को माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। तो प्रोटॉन इतने होंगे, न्यूट्रॉन्स इतने होंगे। ये तो हमने उनके नंबर के बारे में बात कर लिया, संख्या के बारे में। अब माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, मास ऑफ प्रोटॉन। माना एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m स्मॉल n, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। उसके नाभिक का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn और बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान m कैपिटल N। देखो लिखा है हमने, तो ये सिंबल आप याद रखिएगा कि बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, m कैपिटल N। याद रहेगा सभी को, ये बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा, ये हमने मान लिया। इसके बाद उस नाभिक की द्रव्यमान क्षति हमको कैलकुलेट करनी है कि वो जो न्यूक्लियस होगा उसका मास डिफेक्ट कितना बनेगा। तो अभी अभी आपने क्या बताया मास डिफेक्ट के लिए फॉर्मूला, कि आप पहले अलग अलग जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं इनके सब के द्रव्यमानों को क्या कर लो, जोड़ लो, फिर उसमें से बने बनाए नाभिक के द्रव्यमान को माइनस कर दो, इससे मास डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो हमने वही काम किया। देखो द्रव्यमान क्षति के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, ये देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितने के बराबर है, mp। कितने प्रोटॉन है उस नाभिक में, एक, Z। प्रोटॉनों की संख्या Z है ना उसमें। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, mp, तो उसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स आते हैं, Z। तो टोटल प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो गया, Z इंटू mp। समझ आ गया, मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ठीक। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बेटा कितना है, mn, और न्यूट्रॉन है कितने टोटल उसमें, a माइनस Z। तो एक का द्रव्यमान mn, तो a माइनस Z का द्रव्यमान a माइनस Z इंटू mn, उसको भी मल्टीप्लाई करा दिया और दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहां से यहां तक ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाल लिया नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग निकाल लिया हमने, अलग अलग सबका जोड़ निकाल लिया हमने, और फिर उसमें माइनस कर दिया क्या चीज, बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान माइनस कर दिया हमने। जैसे ही आप बने बनाए नाभिक का द्रव्यमान माइनस करेंगे, ये कैलकुलेशन करने से आपको उस नाभिक का मास डिफेक्ट मिल जाएगा, उसकी द्रव्यमान क्षति आपको मिल जाएगी। एंड आई होप कि द्रव्यमान क्षति अब आपको समझ में भी आ गई क्या होता है। फिर से आगे चलने से पहले एक बार
कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान हमेशा ही वो जितने प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों से मिलकर बनता है उनके टोटल द्रव्यमान से कुछ कम ही मिलता है आपको। तो ये वाली जो कमी द्रव्यमान में हमको मिलती है इसका नाम हमने रखा है द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट इसको बोला है, और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आप चाहें तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं आप इसमें, फिर इससे और इससे z कॉमन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसा रखो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये mn तो याद रहेगा ना, हमने इस mn और इस mn में अंतर करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए इसका n हमने देखो कैसा बना दिया है, कैपिटल। तो याद रहेगा जब m के साथ कैपिटल N लगा के किसको लिखा करेंगे हम, बने बनाए नाभिक के द्रव्यमान को, न्यूक्लियस का जो मास होगा टोटल वो हम लिखा करेंगे m कैपिटल N से। तो ये है द्रव्यमान क्षति, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी में एक बंधन ऊर्जा का आर्टिकल आता है, द्रव्यमान क्षति से ही रिलेटेड है क्योंकि ये, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि बंधन ऊर्जा में से थोड़ी सी चीजें 2020 और 21 के लिए रिमूव की गई हैं, जैसे ग्राफ रिमूव किया गया है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच एक ग्राफ हम लोग बनाते रहे, वो ग्राफ डिलीट कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि द्रव्यमान क्षति से संबंधित ये बंधन ऊर्जा है इसलिए इसको हमको देखना जरूर है, इसको आप समझ लीजिए। बंधन ऊर्जा क्या होती है? देखिए, हमने एक बना बनाया नाभिक लिया, उस नाभिक में ऐसा जो भी जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो सब ऐसा एक दूसरे के साथ ऐसा बंधे हुए हैं। कौन से बल से बंधे हुए हैं? लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, नाभिकीय बल से, प्रबल नाभिकीय बल से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और प्रबल नाभिकीय बल एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, उससे दूर नहीं जाते वो एक दूसरे से, वो प्रबल नाभिकीय बल उनको बांध के रखता है। लेकिन अगर हम उन्हें उस नाभिक को बाहर कहीं से हम एनर्जी दे दें, उसको बाहर से अगर कहीं से एनर्जी दे दें, इतनी एनर्जी दे दें कि उसके नाभिक में जो भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसा एक दूसरे के बंधन से बंधे हैं, बाहर एनर्जी दे दें तो वो सब एक दूसरे से ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। हम उन सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हैं। तो वो जितनी ऊर्जा लगेगी हमको, हर नाभिक के लिए इस ऊर्जा का मान अलग अलग। क्यों? क्योंकि किसी में 2 ही प्रोटॉन है, किसी में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स है, तो सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं नाभिक के भीतर। तो उन सबको हमको अलग अलग करने के लिए किसी को कम ऊर्जा चाहिए और किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिस नाभिक के अंदर पार्टिकल ज्यादा हैं उनको अलग करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जिस नाभिक के अंदर पार्टिकल्स का नंबर कम है उनको अलग करने के लिए हमको कम एनर्जी चाहिए। कम ऊर्जा देने से ही वो सब पार्टिकल एक दूसरे से ऐसा अलग अलग छिटक के हो जाएंगे। लेकिन किसी भी नाभिक के अंदर जो भी उसके न्यूक्लियॉन हैं, जो भी उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे से नाभिकीय बल से बंधे हुए हैं। उन सभी को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए हमको जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा हमको लगेगी, वो वाली ऊर्जा का नाम हम क्या रखेंगे? बंधन ऊर्जा। क्योंकि वही ऊर्जा होगी जो वो उन सब को उनके बंधन से मुक्त करवाएगी। अभी सब न्यूक्लियस के भीतर बंधन में है, वही एनर्जी होगी जो उन सब को उनके बंधन से मुक्त करवा देगी। इसलिए उस ऊर्जा का हमने क्या नाम रखा है? बंधन ऊर्जा। तो देखिए बंधन ऊर्जा के बारे में क्या लिखा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वो मात्रा होती है जिसे यदि उस नाभिक को दे दिया जाए तो उसके न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स परस्पर अलग अलग हो जाते हैं, बंधन ऊर्जा कहलाती है। अलग अलग हो जाते हैं
ठीक है, बना रहने दे। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वो मात्रा होती है जिससे यदि उस नाभिक को दे जाए तो उसके न्यूक्लियन परस्पर अलग अलग हो जाते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमने देखा कि जो नाभिक की बंधन ऊर्जा आती है इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि नाभिक में द्रव्यमान क्षति होती है, अलग अलग अगर पार्टिकल्स हैं तो उन सब का द्रव्यमान मिला के ज्यादा मिलता है, उनसे मिला के अगर नाभिक बन जाए तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। तो ये जो द्रव्यमान कम हो गया, इतना द्रव्यमान डिफेक्ट हो गया, क्षति हो गई, लॉस हो गया इतने मास का। लेकिन अगर ये मास का लॉस हो गया तो हमने तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आप एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा है। तो द्रव्यमान क्षति हुआ तो ये कहां चला गया? आंसर है जितना द्रव्यमान क्षति हुई है उतना द्रव्यमान के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है। द्रव्यमान को ऐसा तोड़ते जाओ, फैलाते जाओ, क्या बन जाएगी? एनर्जी। और एनर्जी को दबाते जाओ तो लास्ट में जाके वो क्या बन जाएगा? द्रव्यमान बन जाए। तो नाभिक के बनते समय द्रव्यमान में जो कमी आ जाती है जिसको हम लोग द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, इस द्रव्यमान की कमी के बराबर जो ऊर्जा रिलीज होती है वो ऊर्जा बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। तो वही उन्होंने लिखा गया, देखो यहां पर, कि किसी नाभिक के द्रव्यमान क्षति के तुल्य, किसी कोई भी नाभिक है उसमें जो द्रव्यमान क्षति हुई, मास डिफेक्ट आया, उसमें डेल्टा एम के बराबर, उस मास डिफेक्ट के तुल्य जितनी भी ऊर्जा बनेगी, जैसे लास्ट क्लास में आपको हमने बोला 1 किलोग्राम के तुल्य ऊर्जा निकालो, तो आप क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा m/c²। अगर मैं बोलूंगा कि 1 किलोग्राम के बराबर की ऊर्जा निकालो, कितनी होगी? तो आप m की जगह पर क्या लिखोगे? 1 किलोग्राम। c की जगह पर क्या लिखोगे? 3 × 10⁸ और उसका स्क्वायर 9 × 10⁻16। इसका मतलब है 1 किलोग्राम द्रव्यमान अगर नष्ट होगा और उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा बन जाए तो कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी? 9 × 10⁻16 जूल। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय अगर करेंगे आप और उसके बराबर ऊर्जा मिलेगी तो कितनी एनर्जी मिलेगी आपको? दैट विल बी 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी। इतनी एनर्जी आपको मिलेगी अगर 1 किलो मास नष्ट होता है। तो आपने लास्ट क्लास में एक और कैलकुलेशन किया कि अगर एक AMU मास नष्ट करते हैं, हम एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर का अगर द्रव्यमान हम डिस्ट्रॉय करते हैं पूरी तरह से, तो हमको कितनी ऊर्जा मिलेगी? उसके लिए आपने निकाला लगभग 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? ऐसे ही यहां जो नाभिक के बनते समय द्रव्यमान में डिफेक्ट आता है, द्रव्यमान में जो क्षति आती है, उसके तुल्य जितनी ऊर्जा बनेगी उसी ऊर्जा को हम उस नाभिक की क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। और नाभिक जब बनता है तो द्रव्यमान में क्षति होती है और उस मास से लॉस की वजह से जितनी एनर्जी हमको मिलेगी, रिलीज होगी, वो एनर्जी आपकी बंधन ऊर्जा के तुल्य आती है। ठीक है, ये चीज एक बड़ी अजीब चीज है और हो सकता है इसमें भी अभी भी आपको डाउट आ रहा हो कि जब न्यूक्लियस बनता है तो मास डिफेक्ट कैसे हो जाता है? एनर्जी, बंधन ऊर्जा, कितनी बंधन ऊर्जा चाहिए कि हम उसको अलग कर सकते हैं? तो हालांकि मैंने बताया कि द्रव्यमान क्षति के जो तुल्य ऊर्जा रहेगी उस ऊर्जा को हम नाभिक की बंधन ऊर्जा बोलेंगे। तो यहां एक छोटा सा कैलकुलेशन भी हमने दिया कि यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम हो तो उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? एम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है? m/c²। तो डेल्टा एम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी? डेल्टा m × c
स्क्वायर। तो किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को शब्दों में लिखूंगा तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति, डेल्टा एम क्या चीज है, द्रव्यमान क्षति, जितने मास का डिफेक्ट हुआ है, इनटू ये सी है प्रकाश की चाल, और उसका हमको क्या करना रहेगा, स्क्वायर करना रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मैं देखो जैसे कि अभी मैंने बताया बंधन ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो किसी भी नाभिक को जितनी ऊर्जा देने से उस नाभिक के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, उस टोटल एनर्जी को ही हम बोलते हैं उस नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं, और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, गौर कीजिए जरा, देखना। आप जैसे कहीं पर भी पढ़ने के लिए कोई गया, आप जाएंगे पढ़ने के लिए कहीं, अगर कोई हायर क्लास की स्टडी करेंगे और पढ़ने के लिए आप कहीं दूर अपने घर से गए, जब दूर अपने घर से गए तो वहाँ जरूरी तो है नहीं आपका घर है, वहाँ आपको रूम किराए पर लेना पड़ा। रूम जब किराए पर लेना पड़ा तो आपको जो रूम किराए पर मिला उसका जो रेंट है, उसका जो किराया है, आपको 1,000 रुपया लगता है। इतना किराया आपको देना पड़ता है उसका। कितना किराया आपको लगता है, पूरा 1,000 रुपया पूरा आपको लगता है किराया, 1000। ठीक है, 1,000 रुपया देकर आप रहने लगे और पढ़ाई कर रहे। एक महीने बाद आपका एक दोस्त आ गया और आपसे उसकी बात हुई कि हम भी वहां रहने आ रहे हैं, फिर वो भी रहने आ गया, तो अब आपको ये वाला कमरा छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कमरे में एक बेड का कमरा था, ये 1 बेडरूम है ये। हमको अब कितना बेडरूम चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए, जिसमें 2 बेड का एक कमरा हो ताकि हम और हमारा दोस्त दोनों रहें और आसानी से पढ़ाई करें। तो अगर 2 बेड का रूम चाहिए तो हमने ये कमरा छोड़ा और 2 बेड का एक रूम ले लिया। जब हम 2 बेड का एक रूम ले लेते हैं तो उसमें हमने उसका किराया पता लगाया, तो उन्होंने बताया इसका किराया आपको लगेगा 1800 रुपया, 1800 रुपया। तो अब आप 2 लोग रहने लगे और दोनों लोगों का काम कितने से चल जाता है, 1800 रुपए लगते हैं। इसका मतलब दोनों लोगों को 900 रुपए लगते हैं। पहले आपको अकेले कितने लगते थे, 1,000 रुपए आपको अकेले लगते थे। अब 2 लोग मिलकर अगर एक कमरा ले लेते हो तो वो कमरा आपको 1800 में मिल जाता है, और 1800 में अगर मिल जाता है तो दोनों लोग 900 रुपए देकर आपका काम बन जाता है। अब आपके कितने रुपए बचने लगे, 100 रुपए दोनों लोगों के बचने लगे। कुल कितने बचे, 200। फिर कुछ दिन बाद ये हुआ, एक और दोस्त आपको मिल गया, वो भी रहने को तैयार है भाई, तो उसने बोला नहीं 2 बेडरूम का नहीं चाहिए, हमको 3 बेडरूम का एक रूम चाहिए। तो 3 बेड का एक रूम उसको चाहिए। अब आपने ये वाला रूम भी छोड़ दिया, अब आप 3 बेड वाला एक रूम ढूंढना शुरू कर दिए। आपको 3 बेड का एक रूम मिला, और उस 3 बेडरूम में जब आपने उसका रेंट पता लगाया तो उसका रेंट उन्होंने बताया कि इसका किराया आपको लगेगा 2400 रुपए। 2400 रुपए तीनों को मिला के लगेगा 2400 रुपए। तो अब कितने कितने में तीनों का काम बन जाएगा, 800 800 800, तीनों का काम इतने इतने में बन जाएगा। बात समझ में आई आपको? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले आपको अकेले कितने खर्च करने पड़ते थे, 1,000। अब आपको अकेले कितने खर्च हो रहे हैं, 800। आपका अकेले का कितना बच रहा है, 200, और टोटल मिला के कितनी बचत हो रही है, 600 रुपए हो रही है। तो जब आप देखो, वही बात आ गई ना, जब आप अलग 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 रहते थे तो सबको 1,000 1,000 1,000 1,000 लगते थे, 3,000 लगते थे। अब तीनों ने मिला के क्या कर दिया, एक ही रूम में रहने लगे। अब तीनों का मिला के कितना लगता है, 2400। कितनी बचत हो रही है, 600 की बचत हो रही है।
हो रही है 600 की बचत। बात समझ में आई? अब आप कुछ दिन तक रहने लगे, कुछ दिन तक रहते रहे, इसके बाद आपकी एक दूसरे से अनबन हो गई, लड़ाई हो गई किसी बात में, तो अब आप क्या करना चाहते हो? फिर अलग अलग रहना चाहते हो। तो जब अलग अलग थे तो सबको ज्यादा एनर्जी लगती थी, जब एक साथ रहने लगे तो एनर्जी कम कम लगने लगी। अलग अलग थे तो 1000 1000 1000 लगती थी, साथ में रहने लगे तो 800 800 800 एनर्जी लगी। बात समझ में आई? और जब आपकी अनबन हो गई, आपकी खटपट हो गई एक दूसरे से, तो आप फिर से क्या चाहते हो कि हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन अलग अलग होने के लिए आपको कितना चाहिए? 600। तीनों लोगों को अलग अलग होने के लिए कितना चाहिए आपके पास? आपने मकान मालिक से बोला कि हम अब इसमें नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहना चाहते हैं, तो वो आपसे यही तो कहेगा कि 600 होंगे तब तो तुम अलग रहोगे ना, 600 आएंगे तो अलग रहोगे। इसका मतलब ये 600 की क्या है? कमी है। जिस दिन आपको ये 600 मिल जाएंगे तीनों लोगों को, तो उस समय फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप अलग अलग रह सकते हो। इसका मतलब है इन तीनों को अलग अलग रहने के लिए बाहर से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 600 देने पड़ेंगे, तब ये तीनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। यही तो इनकी क्या है? बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा कितनी है? आंसर है बंधन ऊर्जा इतने के बराबर है। ये वाली जो एनर्जी है ना, इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा कितनी है इनकी? 600। ये 600 रुपया कहां है? किसके पास है? ये 600 रुपया कहीं नहीं है, लेकिन मिल जाए अगर कहीं से तो ये तीनों अलग रह सकते हैं। ऐसे तो 600 कहीं नहीं है, लेकिन ये 600 की रुपए की कमी है। ये 600 रुपए की क्या है? कमी। इतनी अगर 600 रुपया उनको कहीं से मिल जाए तो सबके पास 1000 1000 1000 हो जाएंगे, और फिर सब फिर से अलग अलग कमरा लेकर के क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। तो अब आपको समझ में आई कि अलग अलग रहने में एनर्जी ज्यादा लगती है, एक साथ मिलकर रहने में एनर्जी कम लगती है। और अगर ये वाली एनर्जी कहीं से बाहर से मिल जाए तो ये लोग फिर से अलग अलग रह सकते हैं। इसीलिए ये वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। और वही बंधन ऊर्जा का हमने लिखा हुआ था कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा की वो मात्रा होती है जिसे यदि उस नाभिक को दे दिया जाए तो उसके न्यूक्लियॉन परस्पर अलग अलग हो जाते हैं। तो बता सकते हैं इस एग्जाम्पल में बंधन ऊर्जा का मान कितना है? 600 बंधन ऊर्जा का मान है। अगर हम केवल एक को अलग करना चाहते हैं तो उसकी बंधन ऊर्जा का मान बताइए? 200। बात समझ आ रही है आपको? अगर तीनों को अलग करना चाहते हैं तो 600। अब इसके आधार पर ही एक आर्टिकल और बंधन ऊर्जा से रिलेटेड बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। फिर से एक बार, बंधन ऊर्जा सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो बंधन ऊर्जा किसको बोलेंगे? किसी नाभिक को जितनी ऊर्जा देने से उसके सभी न्यूक्लियॉन एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, उस ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा बोलेंगे। दूसरी चीज, बंधन ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आंसर है नाभिक के द्रव्यमान क्षति के तुल्य जितनी भी एनर्जी मिलेगी हमको, वही उस नाभिक के क्या कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से, द्रव्यमान क्षति गुणे प्रकाश की चाल के स्क्वायर से। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल हमने लिखा नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को अंग्रेजी में बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ये बोला जाता है। और नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कहते हैं प्रति न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा होगी? तो ये जो 200 यहां पर आप देख रहे थे, देखो पूरे नाभिक को तोड़ने के लिए, नाभिक के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो है बंधन ऊर्जा। लेकिन नाभिक का अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंट हमको तोड़ के अलग करना है,
उसके लिए हमको जितनी ऊर्जा चाहिए उसको हम बोलेंगे प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। नहीं समझ पाया? फिर से अच्छा इस वाले एग्जांपल में बताइए, तीनों को अलग करने के लिए कुल कितनी ऊर्जा चाहिए? 600। एक को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 200। तो इसमें बंधन ऊर्जा कौन सी है, 600 की 200? 600। तो फिर 200 क्या है? एक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। अब आपको समझ आ गया? तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक के एक न्यूक्लियॉन को, एक न्यूक्लियॉन यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को नाभिकीय बल के विरुद्ध, नाभिकीय बल उनको क्या करेगा? खींच के रखेगा, लेकिन उसके बावजूद उनमें से ऐसा एक न्यूक्लियॉन तोड़ना चाहते हैं। नाभिक से अलग करने के लिए आवश्यक बंधन ऊर्जा उस नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कहलाती है। ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा की गणना हम कैसे करते हैं? ये बहुत आसान है। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हमने कि हम नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा लिखेंगे और उसमें नाभिक के भीतर जितने न्यूक्लियॉन होंगे उनकी संख्या से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जैसे इसमें कुल बंधन ऊर्जा कितनी आई थी? 600। न्यूक्लियॉन कितने थे? 3। 3 ही पार्टिकल तो थे। तो एक को, अब देखो 600 कुल चाहिए और कुल न्यूक्लियॉन कितने हैं? 3। तो एक को कितनी चाहिए? 200। कैसे निकलेगा? 600 बटे 3 करना पड़ेगा। कुल बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियॉनों की संख्या आपको करनी पड़ेगी। तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा बराबर नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा अपॉन नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को BeN से लिखा जाता है। नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा को Be से लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो BeN से लिखा जाता है। याद रहेगा आपको? कुल बंधन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करोगे? Be क्या पढ़ा करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा को किससे लिखोगे? BeN से लिखोगे। इसको कैसे पढ़ोगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा M इंटू C² अपॉन नाभिक की न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला के, और वो क्या होती है? A। आप चाहें तो डेल्टा M इंटू C² को क्या लिख सकते हैं? बाइंडिंग एनर्जी Be अपॉन A। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह से किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये हमने पढ़ाई की आज द्रव्यमान क्षति क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिप्रेजेंट किससे करेंगे। उसके बाद बंधन ऊर्जा के बारे में स्टडी किया गया, बाइंडिंग एनर्जी किसको बोलेंगे। ठीक है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमने आपको बताया। फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन के बारे में आपको बताया। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया? थोड़ा सा आ गया ना समझ में? तो बंधन ऊर्जा 2400 है, 3000 है या 600 है? 600 बंधन ऊर्जा है। और एक न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा कितनी है? 200 है। तो ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है। अब वैसे तो जब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या, इसके बीच एक ग्राफ आता है। लेकिन इस बार 2020 और 21 के लिए वो ग्राफ और उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दी गई हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पर अब नहीं पढ़ेंगे। और इसके बाद शायद देख लेंगे, इसके बाद शायद आर्टिकल रहेगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।